सो हम लोगों ने लास्ट सेशन में थोड़ा सा देखा था कि क्या क्या चीज़ों की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क पड़ता है। अभी हम लोग उसको और डिटेल में सारे फैक्टर्स को लिस्ट आउट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होता है, पहला फैक्टर है हाइट। फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ का रेडियस है। कोई चीज अर्थ से कितने हाइट पे है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। ये तो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं किस तरीके से डिपेंड करता है। इसमें बस रिलेशन लिखना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग इतना याद रखना, ये याद रखने के लिए जो है वो ये है, एज वी मूव अप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases. So as we move up, acceleration due to gravity decreases. क्लियर है क्या? तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है, इट डिक्रीजेस। सेकेंड इज डेप्थ। as we move below the earth surface, so as we move below the earth surface, acceleration due to gravity decreases। तो जब हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। क्लियर है? थर्ड, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ का शेप क्या है? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पीयर। अर्थ क्या होता है? अर्थ इज, सो अर्थ इज स्लाइटली bulged at the equator. So earth is slightly bulged at the equator. तो ये क्या है? रेडियस एट इक्वेटर। ये क्या है? रेडियस एट पोल्स। तो देखिए, स्पीयर अगर रहता था ना अर्थ, तो इक्वेटर की रेडियस और पोल्स की रेडियस क्या रहती थी? सेम रहती थी। बट अर्थ क्या है? परफेक्ट स्पीयर नहीं है। इसके लिए क्या होता है? रेडियस एट इक्वेटर
इज मोर देन द रेडियस एट पोल्स। बल्ज्ड है, थोड़ा सा चिपका हुआ है, पचका हुआ है, तो इसके लिए रेडियस एट इक्वेटर क्या है, ज्यादा है। तो अगर रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन द जी एट पोल्स। तो अगर इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर का जी क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां रहता है, अर्थ के सरफेस पे। अब अर्थ के सरफेस में भी इक्वेटर पे बात करो और पोल पे बात करो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर्स पे कम है। तो जी एट इक्वेटर इज लेस एंड जी एट पोल्स इज मोर। अब एक फैक्टर और आता है, दैट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए ये थोड़ा सा भी क्यों हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, बट अर्थ क्या कर रहा है, अपने खुद के एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे कि भाई कोई चीज सर्कल में अगर अपने इक्वेटर पे यहाँ पे रहती है तो वो क्या हो रहा है, किसी के पास है क्या कुछ सर्कुलर बॉक्स या टिफिन, कुछ ऐसा बड़ा कुछ राउंड, राउंड में कुछ किसी के पास बॉल हो कोई पड़ा हो या टिफिन हो गोल, हाँ देना। सो लेट्स से दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ अर्थ। अब कोई चीज यहाँ पे है, तो जब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो जब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल घूम रहा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये वाली देखो मेरी फिंगर, ये वाली क्या हो रही है, सर्कल में घूम रही है। कोई भी चीज अगर जब सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एडिशनल फोर्सेस लगते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्सेस, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशंस बोलते हैं। हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब आपको आएगा डिटेल में, बट कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर एडिशनल फोर्सेस लगते हैं। वही चीज अगर इक्वेटर के बदले पोल पे है, अब देखो ये पोल पे है, अब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, इसको कोई फर्क पड़ा क्या, पोल पे कोई फोर्स लगा क्या, क्यों, पोल पे जब है तो पोल तो क्या है, ये यहीं पे ऐसे ही है, फिक्स्ड है। और वहीं पे ये अगर पॉइंट देखोगे, अगर आप अर्थ को गोल गोल घुमाओगे तो ये पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। बट ये पॉइंट गोल घूम रहा है क्या, नहीं, ये पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, acceleration due to gravity at equator decreases. It does not affect G at the poles. तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, पेन रख दो सब लोग नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करने के दो कारण हो गए इक्वेटर पे। एक क्या हो गया, शेप ऑफ अर्थ, बल्ज्ड है इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज्ड है मतलब इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कम है। So that is one major reason. Second reason is rotation of earth. अर्थ गोल गोल घूम रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वेटर पे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है,
और पोल्स पे क्या हो रहा है, उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पूरे इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum at poles और it is 0 या minimum at center of earth। इसमें एक सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम कहां पे है। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे है सबसे कम, इक्वेटर की पोल्स। अबे पोल्स पे तो मैक्सिमम है, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ G is minimum at इक्वेटर। पूरे यूनिवर्स में G सबसे कम कहां पे है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे। और अर्थ के सरफेस पे सबसे कम कहां पे है, इक्वेटर पे। दो चीजें हैं, दो सवाल हो गए, ठीक है ना। मिनिमम में दो अलग अलग चीजें हो गई कि अर्थ के सरफेस पे मिनिमम कहां पे है, इक्वेटर पे। और पूरे यूनिवर्स में मिनिमम कहां पे है, अर्थ के सेंटर पे। मैक्सिमम कहां पे है, पोल्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैक्सिमम एट पोल्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाएंगे तो भी क्या होता है, कम होता है, नीचे जाएंगे तो भी कम होता है। और किसके वजह से चेंज होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से। और तीसरा चौथा किसके वजह से चेंज होता है, शेप ऑफ अर्थ के वजह से। तो ये चार फैक्टर्स है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज केप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। खड़े हो जाओ। तो वी हैव द केप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या है, all planets revolve around the sun in elliptical orbits with sun at one of its foci. So all planets revolve around the sun in elliptical orbits with sun at one of its foci. तो हम लोग जैसे से मान के चलते हैं कि भाई कोई भी प्लैनेट का ऑर्बिट यानी प्लैनेट कैसे घूमता है, अर्थ सन के चक्कर कैसे लगा रहा है, सर्कल्स में लगा रहा है, बट वो एक्चुअल सर्कल्स में नहीं है। बट जैसे मैंने इतना एलिप्स बनाया है, ऐसे इतना एलिप्टिकल नहीं होता है, वो हमने डायग्राम समझने के लिए बनाया है। अगर ये सर्कल है परफेक्ट, तो इससे हल्का सा ऐसा रहेगा जिसमें आपको समझ में, यानी ऐसे देखोगे तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। प्रॉपर एक अच्छा बड़ा एलिप्स बनाऊंगा तो ऐसा एलिप्स बनेगा, बट ऐसे इतना पचका हुआ सर्कल नहीं रहता है, थोड़ा सा ही ये रहता हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक ड्राइंग के लिए अगर हम बोलेंगे तो सन क्या है, एलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं। जैसे सर्कल को डिफाइन करने के लिए एक सेंटर होता है सर्कल का और एक रेडियस होती है, वैसे एलिप्स के लिए क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो ये जो फोकस है, दोनों में से एक फोकस पे क्या रहेगा, सन।
तो ये जैसे अगर ये अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सन यहाँ पे है, तो अर्थ ये यहाँ से चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो अर्थ जो सन के चक्कर लगा रहा है वो सर्कल्स में नहीं लगा रहा है, वो काय में लगा रहा है, एलिप्स में लगा रहा है। क्लियर है क्या सबको? पक्का? दैट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbits with sun at one of its foci. फिर केप्लर्स सेकेंड लॉ, line joining earth and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तो line joining the earth and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तो लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जैसे सन से लेके अर्थ के लिए ज्वाइन करने वाली ये अर्थ जब यहाँ पे है तब ये लाइन है। अगर मान लो अर्थ किसी t1 टाइम में यहां से यहां तक घूम रहा है, तो ये अर्थ यहां से यहां पहुंच गया अगर, तो ये अर्थ सन का कवर्ड एरिया हो गया। और अगर मान लो वहीं पे अर्थ जब यहां नहीं है, इधर है, यहां से वो t1 टाइम में यहां पहुंच गया घूम के, तो इसका जो एरिया है A2, इसका जो एरिया है A1, A1 is equals to A2. So A1 is equals to A2. So line joining the earth and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तो सन से अर्थ के लिए लाइन ज्वाइन किया तो ये एरिया A1 है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया तो ये एरिया A2 है। इसको टाइम इधर से इधर T1 लगा, तो इसको भी टाइम इधर से इधर T1 लगा। So this is also T1 and this is also T1. तो सेम टाइम है तो एरिया कवर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस मेक्स थिंग्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप ध्यान देंगे गौर करेंगे तो ये एरिया सेम है, ये लेंथ क्या है ज्यादा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा कम, और ये पार्ट ज्यादा है, ये पार्ट सॉरी कम है, तो ये पार्ट क्या होगा ज्यादा। और सेम टाइम में मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई ज्यादा, यहाँ स्पीड क्या हो गई कम। तो अर्थ जो है सन के चक्कर जो लगा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड सेम स्पीड से नहीं लगा रहा है, इधर की स्पीड क्या है लोअर स्पीड से, इधर की स्पीड क्या है हायर स्पीड। तो इस तरफ से स्पीड ज्यादा है, उस तरफ से स्पीड क्या है कम है। तो बेसिकली हमारा इससे बोलने का मीनिंग क्या हो गया, जितना अर्थ सन के पास
रहेगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जितना अर्थ सन के पास होगा उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे जितना पास है स्पीड ज़्यादा है, दूर गया तो स्पीड कम हो गई। क्लियर है क्या सबको? पक्का? मयूर, पानी की बोतल है ऑफिस में, हाँ मेरे केबिन में होगी। क्लियर है सबको? दिस इज केप्लर्स सेकेंड लॉ। इसको दूसरा एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ, नहीं, लॉ ऑफ एरियाज। प्लैनेटरी मोशन तो केप्लर्स लॉ का नाम है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। उसमें से ये वाला जो लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ एरियाज, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब इसके बाद आता है केप्लर जी का थर्ड लॉ। So what is the Kepler's third law? So Kepler's third law state that, sorry, the time period of a planet around the sun, the time period of a planet around the, sorry, the time period nahi, the square of time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of its semi major एक्सेस, ब्रैकेट में लिख लिया रेडियस। तो बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली हमारा लॉ क्या है, ये लॉ है टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये मैंने सेमी मेजर एक्सेस क्या लिखा है, तो अगर मैं आपको बुक्स में लिखते हैं, बहुत जन बोलते हैं कि भाई स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, आप थोड़ा सा सोचो, रेडियस किसके लिए डिफाइंड है, सर्कल के लिए। और हमने पहला लॉ क्या बोला, एलिप्टिकल ऑर्बिट से, पहला लॉ बोला हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और तीसरे लॉ में बोल देंगे रेडियस है, तो ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई। तो इसके लिए आइडियली जो बोला जाता है वो रेडियस नहीं बोला जाता है, आइडियल लॉ में ओरिजिनली क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस आप अर्थ के लिए एक किसी भी एलिप्स के लिए डिफाइन करते हैं। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, अगर कोई भी एलिप्स के लिए अगर आप बात करें, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, तो जैसे मेजर एक्सिस मतलब क्या होता है, ये जो एकदम एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट से पास होने वाली ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। और इस लाइन की जो आधी लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। बट अब हम लोग सेमी मेजर एक्सिस है तो सही ओरिजिनली, बट आप लोगों ने एलिप्स नहीं पढ़ा है, तो आप लोग सब कुछ क्या मान के चलते हैं, सर्कल से मान के चलते हैं। तो हम नियरली उसको अप्रोक्सीमेटली सर्कल मान के चलते हैं, तो हम लोग उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलने के फॉर्मूले में यूज करने के लिए सेमी मेजर एक्सिस के बदले क्या यूज कर लेते हैं, रेडियस यूज कर लेते हैं। सेमी मेजर एक्सिस और रेडियस नियरली आसपास क्या होती है, सेम होती है, नियरली सेम है। क्यों? क्योंकि एलिप्स उतना पचका हुआ नहीं है। एलिप्स अगर ज्यादा पचका हुआ रहेगा तो सेमी मेजर एक्सिस और रेडियस, यानी सेमी मेजर एक्सिस विल नॉट बी, उसको रेडियस नहीं बोल सकते। बट अगर अर्थ ज्यादा पचका हुआ, ये ऑर्बिट ज्यादा पचका हुआ नहीं है, तो आप सेमी मेजर एक्सिस को नियरली रेडियस के इक्वल ही रहती है।
तो ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर क्यूब। तो ये हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, दिस इज द लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। क्लियर है क्या? अरे बोलो। So t square is directly proportional to r cube. अब ये t square is proportional to r cube यूज कैसे किया जाता है? तो जैसे कभी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो बताइए कि हमारे मर्क्यूरी को कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं, अर्थ के टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन मर्क्यूरी के टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मर्क्यूरी, इसका क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अर्थ का रेडियस अपन मर्क्यूरी का रेडियस उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू अर्थ का रेडियस का क्यूब अपन मर्क्यूरी के रेडियस का क्यूब। इसमें अर्थ और मर्क्यूरी हो, मर्क्यूरी और वीनस हो, कोई भी दो प्लैनेट्स हो, कोई भी दो सैटेलाइट्स पढ़ेंगे हम लोग, सैटेलाइट्स हो, सभी के लिए सेम रिलेशन वैलिड है। क्लियर है सबको? चलिए नोट कीजिए।